10वीं के लिए यह पहला वीडियो लेकर के आए हैं। सामाजिक विज्ञान अध्याय 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। मेरे बच्चों, आपको सिर्फ हमारे 2 वीडियो देखने हैं, इसके अलावा और वीडियो देखने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। यदि आप देखना चाहते हैं तो और देख सकते हैं, लेकिन मात्र इन 2 छोटी वीडियो से आप कम से कम 50 से 60% बड़ी आसानी से बना सकते हैं। मेरे बच्चों, आप साल भर हो जाता है आप ओटी टाइप के प्रश्न रटते रहते हैं, लेकिन पेपर में जब प्रश्न आता है तो आपसे नहीं बन पाता। ठीक है, आगे आने वाले कोई भी वीडियो होंगे उसमें हम बिल्कुल भी बात नहीं करते हैं, आपका जरा सा भी समय बर्बाद नहीं करते हैं। तो ये पहला वीडियो है, इसलिए आपसे थोड़ी चर्चा कर रहे हैं, आपको समझा रहे हैं कि आप पहले हमारा वीडियो देखें, उसके बाद आप किसी भी कुंजी, किसी भी गाइड, किसी भी सर के नोट्स के आंसर आप बना सकते हैं, आपको याद रहेगा। एक बार आप विश्वास करो, पहले नोट्स हमारा वीडियो देखो, फिर आप पुराने पेपरों को सॉल्व करें। यदि आप यह नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो आप कमेंट जरूर करें, आपको नोट्स मिल जाएंगे। पाठ का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। जो यूरोप महाद्वीप है उसमें राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रांसीसी क्रांति। तो फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1789 में हुई थी। डायरेक्ट प्रश्न यहीं से बन जाता है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1789 में। 1789 में फ्रांस का शासक लुई 16वां बना था। कैसे याद रख सकते हो? देखिए 10, 5, 15, 16, 16, 17। ठीक, 1789 में फ्रांस का शासक लुई 16वां बना था। सभी ऑप्शन में लुई रहेगा, लेकिन यह संख्या बदल जाएगी, तो आपको याद रखनी है कि यह संख्या 16 कहाँ लिखी है। ठीक है, रिक्त स्थान में आ सकता है, ओटी टाइप में आ सकता है। तो आशा करते हैं ऐसा प्रश्न कभी पेपर में आएगा आप सॉल्व कर देंगे। और आप देखना हमारा जो दूसरा वीडियो रहेगा उसमें सभी ओटी टाइप के प्रश्न आपको मिलेंगे। आप चुटकियों में इन प्रश्नों के आंसर बताते जाएंगे, 1 सेकंड नहीं लगेगा आपको बताने में। फ्रांस में समाज 3 वर्गों में बटा था। प्रथम स्टेट पादरी कहलाते थे, द्वितीय स्टेट कुलीन कहलाते थे और तृतीय स्टेट कृषक, व्यापारी, दास कहलाते थे। तो याद कर लीजिए, जो पादरी माने आप सभी जानते हैं, मंदिरों में जो रहते हैं, पूजा अर्चना करवाते हैं, उनका स्थान धर्मों में सर्वोच्च माना गया है। तो ईसाई धर्म के जो स्थान होते हैं विदेशों में, उन्हें क्या कहते हैं? पादरी कहते हैं, पूजा करने वालों को। तो प्रथम स्टेट पादरी, उत्तर लगा देना पेपर में आ जाए। द्वितीय स्टेट कुलीन और तृतीय स्टेट कृषक, व्यापारी, दास। देखिए यहाँ लिखा हुआ है टाइद। टाइद क्या होता था उस जमाने में? चर्च पादरी को दिया जाने वाला धार्मिक कर माने टैक्स। चर्च पादरी को वहां की जनता जो टैक्स देती थी, कर देती थी, उसे कहते थे टाइद। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो। देखिए जो पादरी होते हैं, जो कपड़े पहनते हैं, ऐसा लगता है कि वो टाई लगाए हों। ठीक है, तो टाई से कर सकते हैं टाइद। अगला है टेली। किसानों पर लगाया जाने वाला भूमि कर टेली कहलाता था। याद कैसे कर सकते हो आप? आपने ट्रॉली देखी? गांव में ट्रॉलियां होती हैं, तो ट्रॉली से कृषक जो है अपना अनाज लाते हैं, ले जाते हैं। ठीक है, तो इससे आप याद रख सकते हैं। फिर है विश्वकोश। तो विश्वकोश के लेखक, विश्वकोश नामक जो पुस्तक थी, इसके लेखक कौन थे? दिदेरो थे। सामाजिक उपबंध माने सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन थे? रूसो। सामाजिक उपबंध, सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक थे रूसो। और फ्रांसीसी क्रांति का अग्रदूत
फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत कौन था? रूसो था। याद कैसे करोगे? देखिए यहां पर ये लिखा हुआ है, देखिए यहां पर लिखा हुआ है फ्रांस, ठीक है। आप फा हटा दो तो यहां लिख जाएगा रास, फ्रांस, रास, तो रूसो आ रहा है यहां पर, तो फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत था रूसो, ठीक है। इससे अपन याद कर सकते हैं। फिर है फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सारियू ने 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई जिनमें राष्ट्रों की कल्पित एकता दर्शाई गई। पेपर में प्रश्न आता है कि फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सारियू कहाँ का कलाकार था? फ्रांस का था, ठीक है। तो फ्रेस याद कर लेना, फ्रांसीसी। तो फ्रेडरिक सारियू फ्रांसीसी कलाकार था, एक बात तो यहाँ स्पष्ट हो जाती है। और इसने क्या बनाया था? 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई थी। 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई थी। किसने? फ्रेडरिक ने। कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये तो याद हो जाएगा। अब समझते हैं नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में। तो बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना नेपोलियन ने की थी। इटली पर नेपोलियन ने हमला कर दिया था 1796 में। इसको छाना था, माना पूरे विश्व में इसको छाना था, अपनी बहादुरी दिखा रहा था नेपोलियन की फिर हार होती है, बताएंगे अभी हम। तो इसको विश्व में छाना था, ठीक है। तो 96 याद हो जाएगा अपन को। तो इटली पर नेपोलियन का हमला कब हुआ था? 96 में, 1796 में। फिर नेपोलियन की हार हुई 1815 में वाटरलू के युद्ध में। नेपोलियन की हार कब हुई? 1815 में हुई, वाटरलू के युद्ध में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। वाटरलू का जो युद्ध हुआ था 1815 में, तो विश्व की जो महाशक्तियां थीं उस समय, उन्होंने इसको हराया था। उन महाशक्तियों के बारे में बात करते हैं हम। सन 1815 में ब्रिटेन, रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियों ने मिलकर के नेपोलियन को 1815 में हराया था, ठीक है। और फिर मजबूरी में इस नेपोलियन को वियना की संधि करनी पड़ी। कौन सी संधि करनी पड़ी? वियना की संधि करनी पड़ी थी, ठीक है। तो ये प्रश्न आता है कि वियना की संधि कब हुई थी? 1815 में। आप सभी को पता है जब कोई राजा हार जाता है तो जो जीतने वाला राजा होता है वो कहता है संधि कर लो, नहीं तो तुमको हम तहस नहस करके पूरा सब कुछ हम तुमको सब पूरे परिवार को मार देंगे, ये संधि कर लो। सुना होगा आपने। तो 1815 में एक वियना की संधि होती है, जब ये 1815 में नेपोलियन हार जाता है। तो क्या सीखा आपने? नेपोलियन हार गया 1815 में। डेट याद कैसे रखोगे आप? तो नेपोलियन पर एक आपदा पड़ी। क्या पड़ी? आपदा। कैसी आपदा? कि ब्रिटेन, रूस, प्रशा, ऑस्ट्रिया जैसे देशों ने इसको घेर लिया, तो इसके लोग कह रहे थे आपदा पड़ी, आपदा। आपदा, आ से 18 याद कर लो, पादा 15। तो ये हार गया नेपोलियन। अपने आप को ये बहुत बड़ा समझता था ये नेपोलियन, ठीक है। तो नेपोलियन कब हारा था? 1815 में। कैसे याद रखोगे? आपदा एक शब्द बताया हमने, ठीक है। तो वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? 1815 में हुआ था। वियना संधि कब हुई थी? 1815 में हुई थी। तो आप याद रख सकते हैं। फिर है जर्मन राज्यों का पुनर्गठन। तो नेपोलियन ने 29 राज्यों का जर्मन संघ बनाया था। प्रश्न ऐसे आता है कि 39 राज्यों का जर्मन संघ किसने बनाया था? नेपोलियन ने बनाया था। कितने राज्यों का संघ? 39 राज्यों का जर्मन संघ नेपोलियन ने बनाया था। आशा करते हैं मेरे बच्चों इतना आपको समझ में आया है। मेरे बच्चों यहाँ एक प्रश्न और बन जाता है कि जो 1815 में वियना की संधि हुई थी, ठीक है, तो नेपोलियन का कौन सा निर्णय नहीं बदला गया था? ठीक है, ऐसा प्रश्न आता है।
तो यहाँ आप लिख सकते हो मेरे बच्चों, ये जो लाइन है ये उत्तर आपको सिखा देगी कि 1815 में वियना की संधि में नेपोलियन के सभी परिवर्तनों को समाप्त कर दिया। 1815 में वियना की संधि में नेपोलियन के सभी परिवर्तनों को समाप्त कर दिया क्योंकि हार गया। लेकिन नेपोलियन ने जो 39 राज्यों का जर्मन संघ बनाया था इसको नहीं बदला गया। ठीक है, अगर बदला गया होता तो ये जो लाइन जो है इसको हम लिखते ही नहीं। आपको बात समझ में आई है? चलो देखिए अब इटली का एकीकरण। देखिए अब इटली का एकीकरण। तो यंग इटली सोसाइटी के संस्थापक थे ग्यूसेप मेजनी। देखिए जो यंग इटली थी इस सोसाइटी के संस्थापक माने इटली का जो एकीकरण करवाया गया, एक तो मैजिक हो गया। जो कोई भी जो देश टुकड़ों में बिखरा हो उसको एक करवाए वो मैजिक का ही काम करेगा। ठीक है, और इसकी जो स्वास्थ्य सेवा है वास्तव में मैजिक के समान है। तो यंग इटली सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? ग्यूसेप मेजनी। इटली के एकीकरण का मुख्य नेतृत्व किसने किया था? कैबूर ने। इटली के एकीकरण का मुख्य नेतृत्व किया था कैबूर ने। इटली का एकीकरण कब हुआ था? 1871 ईस्वी में। याद कैसे करूं? इटली का एकीकरण एक आ रहा है यहाँ पे, एकीकरण 71 आ रहा है यहाँ पे, याद रहेगा आपको 1871 दिखना आप। इटली का एकीकरण 71 याद आ जाएगा, पेपर में गारंटी है 1871। कैबूर की मृत्यु कब हुई थी? 1861 में। कैबूर की मृत्यु हुई थी 1861 में। ठीक है, यहां देखिए कैबूर है। इटली के एकीकरण का मुख्य नेतृत्व किया था कैबूर ने। अब देखिए लिखा हुआ है जर्मनी का एकीकरण। तो जर्मनी का एकीकरण 1870 के फ्रांस प्रशा युद्ध के बाद पूरा हुआ। तो जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? फ्रांस प्रशा युद्ध के बाद। ये फ्रांस प्रशा युद्ध कब हुआ था? 1870 में। तो जर्मनी का एकीकरण 1870 के फ्रांस प्रशा युद्ध के बाद पूरा हुआ। पेपर में यहां 3 प्रश्न बनेंगे। फ्रांस प्रशा युद्ध कब हुआ था? 1870 में। जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? फ्रांस प्रशा युद्ध के बाद। कब हुआ था ये? 1870 में। ठीक है, जर्मनी का एकीकरण। तो एकीकरण के बाद जर्मनी का चांसलर बना था बिस्मार्क। देखिए कैसे होगा? एकीकरण के जर्मनी के एकीकरण के बाद, जर्मनी के एकीकरण के बाद जर्मनी का चांसलर बना था बिस्मार्क। देखिए आप यहां पर जर्मनी में बहुत सारी लड़ाइयाँ हो रही थी, एक दूसरे को विष दे रहे थे, विष दे रहे थे, जिसको जैसा चांस मिल रहा था उसको विष दे करके मार दिया जा रहा था। ठीक, तो जब एकीकरण हो गया, बुरे लोगों को मार दिया गया, अंत कर दिया गया, तो फिर एकीकरण होगा। तो एकीकरण के बाद जर्मनी का चांसलर बना बिस्मार्क। तो एकीकरण के बाद जर्मनी का चांसलर बना, तो देखिए यहां पर एकीकरण के बाद जर्मनी का चांसलर कौन बना? बिस्मार्क, जो विष को मारने वाला हो। ठीक, अब देखिए लिख के लिखा है जर्म माने क्या होता है? कीटाणु। कीटाणु को कैसे मारते हैं? या कीटाणु में क्या होता है? विष होता है। जर्म में क्या होता है? विष होता है। तो जर्मनी का चांसलर बिस्मार्क। पेपर में आएगा, गारंटी से आप आंसर लगा दोगे कि जर्मनी का चांसलर बताओ, 4 ऑप्शन रहेंगे।
जर्मनी, जर्म, बिस्मार्क। प्रसिद्ध उदारवादी राजनीतिक व फ्रैंकफर्ट संसद सदस्य कार्ल बेलकर थे। जर्मन दार्शनिक फ्रेडरिक हीगेल थे। जर्मन दार्शनिक कौन थे? फ्रेडरिक हीगेल। ठीक है। हम अन्य तथ्यों की बात करते हैं। जर्मन पंचांग के निर्माता एंड्रियास रेबमान थे। जर्मन पंचांग के निर्माता एंड्रियास रेबमान थे। पेपर में कई बार ये आया है। तो जो एंड्रियास रेबमान था वह जर्मन जैकोबिन समूह का सदस्य था। जर्मन पंचांग निर्माता एंड्रियास रेबमान थे, वह जर्मन जैकोबिन समूह का सदस्य था। कौन? एंड्रियास रेबमान। कौन एंड्रियास रेबमान? जिसने जर्मन पंचांग बनाया था। जर्मन पंचांग किसने बनाया था? एंड्रियास रेबमान ने। एंड्रियास रेबमान कौन था? जर्मन जैकोबिन समूह का, जर्मन जैकोबिन क्लब का सदस्य था। अब है कि यूरोप में राष्ट्रवाद और उदारवाद क्या है। तो देखिए यहां पर आंखों पर पट्टी और हाथ में तराजू वाली महिला, जानते हो आंखों पर पट्टी बंधी हुई, तो ये क्या है? न्याय का प्रतीक है। क्या है? न्याय का प्रतीक है। रूढ़िवाद माने क्या होता है? पुरानी परंपराओं को मानना रूढ़िवाद कहलाता है। वियना सम्मेलन 1815 में हुआ। देखा था ये वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन बोनापार्ट हार गया था। मेजबान मेटरनिख ऑस्ट्रिया में हुआ था ये। ठीक है। माने वियना सम्मेलन जो है कहाँ पे हुआ था? ऑस्ट्रिया में हुआ था और उस जगह का नाम था मेजबान मेटरनिख। अब देखिए विश्व युद्ध के बारे में बात कर लेते हैं। तो प्रथम विश्व युद्ध है ये शुरू हो गया था 1914 और खत्म हुआ था 1918। बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच चला था ये। अब द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला था। ठीक है। आरंभ 1914 से हुआ था, याद कर लो आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए द स्पिरिट ऑफ लॉ पुस्तक है, किसने लिखी? मॉन्टेस्क्यू ने लिखी। देखिए द स्पिरिट ऑफ लॉ, समझो याद करने का तरीका बता रहा है। जब इंजेक्शन लगता है तो स्पिरिट लगाते हैं। ठीक है। जब टाँके लगाते हैं तब भी स्पिरिट लगाते हैं। टाँके कट जाएं, छिल जाएं, टाँके लगाते हैं तो क्या लगाते हैं? स्पिरिट, जिससे कीटाणु मर जाएं। शायद सब बच्चे जानते होंगे। तो द स्पिरिट ऑफ लॉ किसने लिखी? मॉन्टेस्क्यू ने। जब पेपर में आएगा तो याद रहेगा आपको कि सर बोल रहे थे स्पिरिट कब लगाते हैं? जब टाँके लगाते हैं। तो स्पिरिट मॉन्टेस्क्यू। फ्रांस प्रशा युद्ध कब हुआ था? 1870 में हुआ था। इटली, अब देखना जी, देखो इटली का एकीकरण याद आ जाएगा 1871। फ्रेडरिक हीगेल जर्मन दार्शनिक थे, अभी अपन ने समझा था। कैबूर की मृत्यु 1861 में हुई थी, अभी समझा था। नेपोलियन की हार 1815 में हुई थी, अभी इसको हम समझ चुके हैं। ठीक है। नेपोलियन की हार 1815 में हुई थी, इसको हम अभी समझ चुके हैं। देखिए वियना सम्मेलन की मेजबानी मेटरनिख ने की, अभी अपन ने समझा था, तो ये सत्य है। ठीक है। जो सत्य हो वो इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड किंगडम का गठन 1707 में हुआ था, तो ये सत्य है आपका। यंग इटली की स्थापना कैबूर ने की थी, तो ये तो कितना गलत है। सही उत्तर क्या है? मैजनी। यंग लोग मैजिक करते हैं। इटली को बचाया था यंग लोगों ने, यंग मैजिक करते हैं, तो मैजनी सही था ये। ठीक है। जबकि इन्होंने क्या लिखा था? कैबूर लिखा था, इसलिए गलत हो गया आपका। आशा करते हैं हमारे द्वारा दी जानकारी आपको समझ में आई है। आप सभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और सेकंड वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेवें, बेल आइकन दबा देवें, नहीं तो आपको वीडियो नहीं मिलेंगे, फिर कहेंगे सर हमें वीडियो नहीं मिले। बस एक वीडियो और देखो और देखते हैं कि आपकी
फर्स्ट डिवीज़न आपकी क्यों नहीं बनेगी। बस एक वीडियो और देख लो आप। धन्यवाद।